वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो सबसे पहले जी डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होती है। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास वो ग्रेजुअल डिक्रीज है किसी भी एसेट में, किसी भी एसेट की वैल्यू में। लाइक हमारे पास बहुत से एसेट्स होते हैं। सपोज अगर हम एक मशीनरी की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास एक मशीन है, हम उसको बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। अब उसको यूज़ करने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ जो है ना उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम मशीनरी जो है जिस साल में खरीद कर लेकर आए हैं तो अगर 10 साल बाद भी मशीन की वही वैल्यू होगी, नहीं ना, मशीन की वैल्यू हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है और उसके कम होने के प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं। मशीन की वैल्यू जो है बहुत वजहों से कम हो जाती है, जैसे उसमें थोड़ा जंग लग जाता है, कोई उसका पार्ट खराब हो जाता है, कोई उसका पार्ट आपको चेंज करना पड़ता है, या इस तरह करके कुछ भी, कोई कलर खराब हो जाता है, कुछ भी ऐसे जो चेंजेस जब आती हैं, यानी किसी भी एसेट को बिजनेस में यूज करने की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हमारे पास दो किस्म की डेप्रिसिएशन है। पहले है जी हमारे पास इंटरनल डेप्रिसिएशन। तो वो डेप्रिसिएशन जो कि हमारे पास इंटरनल जो है और नॉर्मल कॉजेस की वजह से आती है, कोई बड़ी वजह नहीं होती, नॉर्मल जो आम वजह होती है उनकी वजह से, और इनहेरेंट जो नॉर्मल कॉजेज है उनकी वजह से आती है, जो उसको बोलते हैं इंटरनल डेप्रिसिएशन। जैसे कि वियर एंड टियर या डेप्लीशन। वियर एंड टियर में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि आप किसी एसेट को यूज़ कर रहे हो, उसकी शेप में कोई चेंज आ गया, यूज़ करने की वजह से उस एसेट के ना शेप में, उसके कोई कलर में चेंज आ गया, इस तरह किसी चीज़ में, तो वो वियर एंड टियर में आ जाएगा। डेप्लीशन में क्या हो जाएगा कि अगर उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि वैल्यू जो है उसकी कम हो गई। जैसे सपोज आपके पास ऑयल है, ऑयल आपका एसेट, आपने या पेट्रोल आपने ला के रखा हुआ है, तो अब वो थोड़ा बहुत अगर कोई लीक हो गया, या अगर उसके जो कुछ ऑयल जो है पता बॉटल में भी लग जाता है, तो वो क्या चीज़ है, इस तरीके की चीज़ है। अगर जिस तरह मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में एग्जाम्पल ली थी कि अगर आप रेत की ट्रॉली मंगवा रहे हो तो रास्ते में आते हुए भी उसकी थोड़ी सी रेत जो है वो हवा में उड़ जाती है, तो वो क्या है, ये थोड़ा सा नॉर्मल सा चेंज, नॉर्मल सी जो है वैल्यू में कमी आई, तो ये डेप्लीशन में आ जाएगा। ये हमारा इंटरनल डेप्रिसिएशन है। तो इसी तरह अगर हम बात करें अपने एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन जो है जो हमारे एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होता है, जैसे कि ऑब्सोलीसेंस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। ऑब्सोलीसेंस में हो गया कि यानी लोगों की जो है ना पसंद चेंज हो गया, नए ट्रेंड्स की वजह से लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो ये क्या चीज़ ऑब्सोलीसेंस में आ जाता है। जैसे कि पहले जो है जब बिल्कुल भी जो है हमारे पास फैंस नहीं थे तो हैंड फैन जो है बड़ा कॉमन था, या जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी तो हैंड फैन कॉमन था। उसके बाद ऐसा ऐसा जब हमारे पास दूसरे फैंस आ गए तो पहले स्टैंड फैंस, फिर सीलिंग फैन, इस तरह करके अलग अलग जो है इनोवेशन होती गई, और चीज़ की जो है डिमांड में वो कमी, किसी चीज़ की डिमांड में कमी आती गई, किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होता गया। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से है कि लोगों की ट्रेंड्स की वजह से लोगों की चॉइस चेंज होती है, और उसकी वजह से हमारे जो है हमारे एसेट की वैल्यू में चेंज आ जाता है, तो वो होगी हमारी एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। आगे जी वियर एंड टियर की ही बात करें तो हमारे पास हमारी एसेट की शेप में जब चेंज आ जाती है तो वो वियर एंड टियर हो जाता है हमारे पास। यानी अगर कोई आप एसेट ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसको यूज़ करने की वजह से हमारे उस एसेट की का शेप जो है वो चेंज हो गया है। आगे हम बात करें अपनी डेप्लीशन की, तो डेप्लीशन में हमारे पास क्या चीज़ है, डेप्लीशन में डिक्रीज होती है हमारे वेस्टिंग एसेट की वैल्यू में। तो इसकी यही मैंने एग्जांपल ली, जैसे आपके पास माइंस है, क्यूरीज है, आपके पास ऑयल वेल्स है, फॉरेस्ट है, यानी वो वेस्टिंग एसेट्स जिनमें कमी आती है। वेस्टिंग एसेट्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसे एसेट जो टाइम के साथ साथ कम होते जाते हैं और एक दफ़ा एक वो टाइम आता है कि ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे एसेट्स की वैल्यू में जब कमी आ रही होती है तो उसको बोलते हैं डेप्लीशन। ऑब्सोलीसेंस की बात करें तो न्यू ट्रेंड्स की वजह से, लोगों की हैबिट्स में चेंज होने की वजह से, लोगों का जो टेस्ट जो है चेंज होने की वजह से, इंप्रूवमेंट आने की वजह से, उनका लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जब चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाती है, एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीसेंस। फ्लक्चुएशन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है डिक्रीज या इंक्रीज है हमारी मार्केट वैल्यू की एसेट। यानी फ्लक्चुएशन में हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास जो है हमारे बिजनेस में यूज़ करने की वजह से या बिजनेस के किसी भी रीज़न की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी नहीं आ रही, बल्कि मार्केट की वजह से, यानी लोगों के जो है पसंद नापसंद की वजह से, उनके ट्रेंड्स की वजह से, या उनको ऑल्टरनेट्स मिलने की वजह से जो है जो हमारी जो है हमारे एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, तो उसको बोलते हैं जी फ्लक्चुएशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हमारे एसेट को जो है अपनी साइट तक लेके जाने के लिए, यानी
से पहले पहले तक जितने भी इस्तेमाल होते हैं, जितने भी हमारे एसेट में उनमें कैरिंग, इंस्टॉलिंग, सारा कुछ जो भी है इन्वॉल्व होता है कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एसेट में, यानी वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर आ जाते हैं। वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट तो वो टाइम पीरियड जिसके अंदर अंदर हमारा जो एसेट है हमारे बिजनेस में हमें इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है, तो वो जितने भी अरसे के लिए हम उसको इस्तेमाल करें इनकम जनरेट करने के लिए, तो वो उस एसेट की वर्किंग लाइफ हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट क्या है? एसेट की वो प्राइस जो उसको एंड पे, यानी जब उसकी जो है वर्किंग लाइफ खत्म हो गई, अब हम कह रहे हैं अब हम इस चीज़ को, इस एसेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सपोज एक मशीनरी है, आप उसको 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, वो उसकी वर्किंग लाइफ थी 10 साल, अब 10 साल के बाद आप समझ रहे हो कि ये मशीन अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उसको एज अ स्क्रैप, रद्दी के तौर पर आप ऐसे ही उसको कबाड़ आने वाले को बेच देते हो। तो उसको बेचने से जो आपको प्राइस थोड़ी सी मिलती है, तो जितनी भी आपको 1000 2000 जितनी भी आपको उस मशीन की प्राइस मिली है, वो उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू है, उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। मार्केट प्राइस ऑफ एसेट तो वो प्राइस जिसमें हम एसेट को मार्केट में जाके सोल्ड करते हैं, मार्केट में जाके सेल करते हैं हम इसको, तो वो क्या चीज़ है? वो है हमारा मार्केट प्राइस। हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन के हमारे पास बेटा दो मेथड यहाँ पे आ जाते हैं। पहला मेथड हमारे पास है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, वो मेथड जिसमें हमारे एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो जो है वो इक्वल होती है हर साल में। एक साल हम डिसाइड कर लेते हैं कि यानी सपोज हम हर साल मशीन को 1000 रुपये से डेप्रिसिएट करते जाएंगे, इसकी वैल्यू को 1000 रुपये डेप्रिसिएशन का निकालते जाएंगे, यानी एक फिक्स अमाउंट रख ली है, तो वो हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में आएगा। इसी तरह रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर हम देख लें तो ये वो हमारे पास मेथड है जिसमें हम अपनी बुक वैल्यू यानी के मुताबिक डेप्रिसिएशन हर साल अलग कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर सपोज 10,000 की मशीनरी थी, एक साल 1000 रुपया डेप्रिसिएशन किया हमने उसका, यानी हमने 10,000 का 10% ले लिया ना, तो 1000 रुपया हमने माइनस कर दिया, 9,000 आ गया। अब नेक्स्ट ईयर हम जो है उस 9,000 का 10% लेंगे, यानी 900 हो गया। अब 9,000 में से 900 माइनस करेंगे, तो इस तरीके से करके हर साल जो है हमने अलग अलग जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारी जो जितनी भी हमारी जो सी भी हमारी वैल्यू है उसकी, हमारी उसकी एसेट की, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो डेप्रिसिएशन मेथड है उसको रिड्यूस करते जाते हैं, तो उसकी जो बुक वैल्यू है हमारे एसेट की उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। अगर जी हमारे पास है अमोर्टाइजेशन, तो हमारे पास जो है हमारे इनटेंजिबल जो हमारे पास एसेट्स हैं, जैसे पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हैं, गुडविल है, तो हमारे जितने भी इनटेंजिबल जो एसेट्स हैं बिजनेस में, उनकी वैल्यू में जब डिक्रीज आता है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अगर आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे इनकी वैल्यू में डिक्रीज आता है, इनको तो कोई वियर एंड टियर नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता, तो बेटा ये डिक्रीज आता है। जैसे अगर हम गुडविल की ही बात करें, अभी आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है तो आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी जा रही है, लेकिन जैसे अगर बिजनेस जो है वो आपका थोड़ा सा लॉस में जाना शुरू होगा तो गुडविल भी कम होती जाएगी, उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, गुडविल की डेप्रिसिएशन हो रही है, उसकी अमोर्टाइजेशन हो रही है गुडविल की, तो यानी यही चीज़ आ गई। अगर जी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट आपको पता है हमारे बिजनेस में वो एसेट जो बिजनेस में लंबे अरसे के लिए यूज होते हैं, हमारे बिजनेस में हम यूज करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इस तरह की चीजें हो गई। टैंजिबल एसेट तो वो सारे एसेट जिनको हम देख सकते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं, हम उनको फील कर सकते हैं, जैसे कि यही बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इसका अगर हम उल्टा कर लें तो इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास आ जाता है जी, यानी वो सारे एसेट जिसकी अपनी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, हम इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, लेकिन हम इनको देख भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया हमारा इनटेंजिबल एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स हमारे पास वो एसेट जो कि हमारे पास जिनकी वैल्यू है पड़े, जिनको आप यूज ना भी करें तो पड़े पड़े ही उनकी वैल्यू कम होती जाती है, और कम होते होते एक दिन खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आप इससे पहले एक दफा एग्जांपल ली थी जब हमने वेस्टिंग एसेट की बात की थी, कि अगर हमारे पास हमने जो है कोल का स्टॉक किया हुआ है, हमने काफी ज्यादा कोल ला के रखा हुआ है, वो पड़े पड़े जो है थोड़ा थोड़ा जो कोयला है वो घिसता जा रहा है, जमीन के साथ लगता जा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा जो है वो कम होता जा रहा है। और या अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, अगर हमारे पास हमने एक पूरा फॉरेस्ट जो है वो खरीदा है, हमने उधर से दरख्त काटने हैं, हम दरख्त काट रहे हैं, तो वो जो है फॉरेस्ट कम होता जा रहा है, वो हमारे पास चीज कम होती जा रही है, और काटते 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 वो टाइम आएगा जब वो फॉरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या चीज है हमारा वेस्टिंग एसेट। रिजर्व हमारे पास वो पोर्शन है हमारे प्रॉफिट का जिसको हम अपने प्रोप्राइटर को पे नहीं करते और किसी को नहीं देते, बल्कि हम उसको फ्यूचर के लिए रख देते हैं, फ्यूचर के लिए जो है फ्यूचर नीड्स के लिए हम उसको साइड पे करके सेव करके रख लेते हैं कि बाद में इसको यूज कर लेंगे। तो उसके बाद ही हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व है, यानी हर साल जब हम लोग जो है कंपनी में जो प्रॉफिट अर्न करते हैं,
एक तो रिजर्व ये चीज़ है ना कि हमने जितना भी हमारा चीज़ हमने एक्सपेंसेस वगैरह निकालने से पहले जो भी पैसा है हमारे पास उसमें से पैसे निकाल के सेव करके रख लिया। अगर हम रेवेन्यू रिजर्व की स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि आप क्या कर रहे हो, जो प्रॉफिट अर्न करें एक्सपेंसेस वगैरह निकालने के बाद, सबको सैलरी देने के बाद एंड में जो आपके पास प्रॉफिट बचता है ना, उसमें से जब आप जो थोड़ा सा रिजर्व निकाल के रख देते हो अपने फ्यूचर में यूज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इस किस्म का रिजर्व है जो आम चीजों के लिए हम यूज करते हैं। मतलब हमने इसको रख दिया कि चलो ठीक है, हमें किसी चीज में जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज में पड़ सकती है, कोई ऐसा स्पेसिफाई नहीं हमने किया कि किस चीज के लिए हम रख रहे हैं, बस ठीक है हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो उस चीज के लिए, जरूरत के लिए हम रिजर्व करके रख रहे हैं। स्पेसिफिक रिजर्व इसका उल्टा कि हमने किसी खास काम के लिए रखा है, हमने पहले ही डिसाइड करके रख लिया है। जैसे कि हम अगर कह सकते हैं कि भाई ये हमने अपने डिविडेंड जो होल्डर्स हैं हमने उनको देंगे बाद में जब हमने उनको पेमेंट करनी होगी, या जो हमारे डिवेंचर सिंकिंग फंड के तौर पे हम इसको रख लेते हैं। तो ऐसे मतलब कोई भी स्पेसिफाई जब आप किसी चीज़ को कर देते हो ना कि हम इस काम के लिए ये रिजर्व रख रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व आ जाएगा। तो बेटा अगर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, तो हमारे पास जो है बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ऐसी हमारे पास भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारा जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है ना उसके अलावा भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम ऐसे बिजनेस में हमने साथ साथ ऐसे काम भी किए होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट टाइम भी हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, या हमने अलग से कहीं इन्वेस्टमेंट की होती है जिधर से हमें प्रॉफिट आ रहा होता है। तो अगर हम जो है अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज से हट के जब कोई प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और उसके अंदर से उस इनकम में से हम जब कोई अपना जो है रिजर्व रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम अपना कैपिटल रिजर्व। देन सीक्रेट रिजर्व, ऐसा रिजर्व जिसको कंपनी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करती, वरना जब भी कंपनीज जो है वो अपना रिजर्व रखती हैं तो उनके लिए लाजमी होता है कि वो उसे डिस्क्लोज करे अपने शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता ही होता है, प्रोमोटर्स को पता होता है, सबको जो है जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पता होती है, नहीं सबको, आम पब्लिक को डिस्क्लोज किया होता है कि हमने इतने हमारे रिजर्व्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो उन्होंने किसी को भी नहीं बताए होते, तो वो हमारे पास हो गए हमारे सीक्रेट रिजर्व। तो ये थी बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशंस। आप चलते हैं हम अपनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम की तरफ। तो ये है बेटा हमारे पास हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या चीज है, एक कंपनी जो है उसने परचेज की एक सेकंड हैंड मशीन ऑन 1 जनवरी 2019। 74,000 की मशीन इसने सेकंड हैंड परचेज की है और उसके उसी वक्त जो है 4,000 के कुछ एक्सपेंस उसने लगाए हैं उसके रिपेयर्स के लिए और 2,000 उसके इरेक्शन के लिए उसने स्पेंड किए हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं 1 जुलाई 2022 नेक्स्ट ईयर के मिड में जाके उसने क्या किया, परचेज किया, कंपनी ने एक और मशीन परचेज किया और 20,000 की परचेज की। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड की गई थी वो 10% है मशीनरी की, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है उस पे उसकी एनुअली 31 दिसंबर तक, फिर उसके बाद ये 2020 31 दिसंबर 2019 की बात करें वहां तक 10% की डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के थ्रू जो है लगाई गई है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी 2020 में जो कंपनी जो है वो चार्ज करने लग गई है कौन सा, अपनी जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो अडॉप्टेड एंड दी रिटर्न डाउन वैल्यू, कंपनी ने जो अडॉप्ट कर लिया है कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहले वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को फॉलो कर रही थी, फिर 2020 में उसने कंपनी ने अपना मेथड चेंज कर लिया, डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन मेथड कर लिया और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 10% से अब ले आई अपना 15% पे। हमें क्या किया नहीं है जी, आपने मशीनरी अकाउंट में बनाना है 4 इयर्स का कमेंसिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट मशीन। यानी पहली जो 2 मशीनों का जिक्र है तो फर्स्ट मशीन से लेके एंड वाली मशीन तक, दूसरी मशीन तक जी उन्होंने हमने कहा है कि 4 ईयर की अपनी डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड करनी है, जिस ईयर में जो सा मेथड है वो वाला अप्लाई करना है। तो जी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 2019 से। यहाँ हमारे पास एक मशीनरी थी जो कि हमने खरीदी 74,000 की, तो ये इसको हम लिख देंगे जी बैंक अकाउंट में। इसमें यहाँ पे कैश की डीलिंग नहीं होगी, बैंक से ही होगी, तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट में हमारा जाता है 74,000 की मशीनरी। उसके साथ ही हमने जो है एक्सपेंसेस किए वो भी बैंक अकाउंट से हमारे पास एक्सपेंस चले जाएंगे, तो वो हमारे पास कितना आ गया, हमारा जो है बैंक अकाउंट में 4,000 और प्लस करेंगे अपना 2,000 भी, तो यानी जो रिपेयर पे जो खर्चा आया हमारा और जो हमारी इरेक्शन पे खर्चा आया दोनों को प्लस करके 6,000 हमने यहाँ लिखा। ये हमारे पास मेन जो हमने मशीनरी पे खर्चा किया कितना हो गया 80,000। अब अपनी क्रेडिट साइड पे आके यहाँ हम अपनी डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करते हैं। यहाँ पे क्या चीज है, डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला था 10% हमने किया, इस 80,000 का 10% लेंगे फर्स्ट ईयर के लिए तो हमारे पास 8,000 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है फर्स्ट ईयर में। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन 72,000 आ जाएगा। इसको हम अगले साल में लेकर जाएंगे 2021 जनवरी में, यहाँ पे 72,000 हमारा आ गया बैलेंस ब्रॉड डाउन।
साथ ही नीचे लिखेंगे 1 जुलाई में हमने अगली मशीनरी खरीदी थी, बैंक अकाउंट से वो 20,000 यहाँ लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन दोनों मशीन की चार्ज करनी है, और साथ ही वैसे ये 2020 है, पहले हमने जो है मेथड चेंज किया था, अब हमारा मेथड जो है डेप्रिसिएशन का चेंज हो गया। अब हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू हम लोगों ने चार्ज करनी है। यहाँ पे क्या चीज, अब एक मशीन जो फर्स्ट वाली है उस पर हमारी पूरी साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जो सेकंड मशीन है वो हमने 1 जुलाई को खरीदी है, यानी 7वें महीने में, यानी उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 1 जुलाई है ना, तो जुलाई पूरा कंसीडर होगा। 6 महीने की यानी आधे साल की डेप्रिसिएशन होगी। 15% के हिसाब से दोनों डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। क्या करेंगे, 72,000 का पहले 15% लेंगे, तो ये हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। साथ ही हम 20,000 का जो डेप्रिसिएशन लेंगे, लेकिन उस पर क्या करेंगे, उसको 15 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12, यानी 6 मंथ्स, और टोटल मंथ्स 12 होते हैं। तो इस तरीके से करके हम चार्ज करेंगे। 1500 आ जाएगा, दोनों डेप्रिसिएशन प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 12,300। दोनों डेप्रिसिएशन आ गई। साथ ही वह बैलेंस करेंगे, आ गया बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। थर्ड ईयर में आगे हम, अब थर्ड ईयर में ये जो डेप्रिसिएशन है रिटर्न, क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का रहे हैं, जो ये बैलेंस है इसी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 79,700। इसका हम लोग अब ले लेंगे 1500, क्योंकि अब इस साल में दोनों मशीनरी का पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, तो इसी ये दोनों मशीनरी की अमाउंट है, तो इसका 15% ले लेंगे, आ जाएगा 11,956। ये ध्यान रखिए, एंड पे लिखा है ना कंप्यूट द नियरेस्ट टू पी, यानी क्योंकि जब पॉइंट में भी अमाउंट आएगी ना, तो यानी उन्होंने कहा नियरेस्ट टू पी तक ले गए, यानी राउंड ऑफ कर लो, पॉइंट में ना लिखो। तो डेप्रिसिएशन ये हमने यहाँ लिख ली, बैलेंस किया, बैलेंस कैरी डाउन आ गया। लास्ट ईयर 4 पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने पिछले साल का बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आके हमारा आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिख दिया। आप इस अमाउंट पे 67,744 पे हम लोग चार्ज करेंगे 15%, तो आ गया 10,162, और इसको इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमारे अमाउंट आ गई, और बस 4 साल खत्म हो गए। ये हमारे जी सिंपल, बस इतना सा काम था। ये हमने डेप्रिसिएशन, उन्होंने 4 साल की डेप्रिसिएशन मांगी थी दोनों मशीनरी की, जो मेथड बताए वो फॉलो किए, पूरे 4 साल की दोनों मशीनरी की हम लोगों ने जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब आप लोग यहाँ ये भी चीज सोच रहे होंगे कि दूसरी मशीनरी की तो 3 साल की हुई है, लेकिन अब उन्होंने बोला हमें टोटल 4 साल है। ये नहीं उन्होंने बोला कि एक दोनों की 4 साल, उन्होंने बोला जी बस 4 साल कैलकुलेट करो। जहां से वो शुरू किया 2019 से शुरू किया ना, तो हम इसको ही पहला साल कंसीडर करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि दूसरी मशीनरी तो 20 में आई थी, तो ये नहीं उसका एक और साल रहता है, नहीं। जिधर से वो शुरू करते हैं वहीं से हमने शुरू करना है। 4 साल बोला तो हम लोगों ने 2022 पे ही आके खत्म करना है। बेशक दूसरी मशीनरी हो सकता है, किसी कोई ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे सेकंड मशीनरी आपने आखिरी साल में खरीदी हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं क्या उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, नहीं। जहां से प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट किया उसी साल को पहला साल कंसीडर करेंगे। बीच में जो होता जा रहा है अंदर न लिखते जाएंगे, लेकिन पहला साल उधर से ही करेंगे, जितने साल बोले उधर की डेप्रिसिएशन कर देंगे। बस जी, ये थी हमारी यहाँ तक प्रॉब्लम। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।